प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में तिरंगा सीरीज में आप सबका पुनः स्वागत है। और हमने आप लोगों के साथ तिरंगा सीरीज में पहले हमने सेल चैप्टर से स्टार्ट किया था क्लास 9th की एनसीईआरटी से, जिसमें हमने आपसे कहा था बेस से लेकर के टॉप तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हमने दो टॉपिक आपके साथ डिस्कस की, सेल की डिस्कवरी को लेकर के हमने आपसे चर्चा की, सेल थ्योरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्चुअली वो टॉपिक है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, यानी टाइप ऑफ सेल पे डिस्कस करेंगे। जब पिछले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे तो याद होगा आपको, हमने आपसे बताया था कि 1665 में कोशिका की डिस्कवरी की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा। उसके बाद मैंने आपसे बताया कि 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है लिविंग सेल की खोज कर ली गई थी। फिर कुछ दिनों तक ये काम थोड़ा स्लो रहा, बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं 18th सेंचुरी में, लेकिन 19th सेंचुरी में बहुत से कार्य हुए। जैसे कि 1831 में जाकर के रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज कर ली थी? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर ली, यानी न्यूक्लियस की खोज कर ली। न्यूक्लियस के खोज करने के बाद सबसे बड़ा मैटर ये आ गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अलग करना पड़ा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती। वह घटना पूरी होने के बाद तुरंत हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? आगे पहुंच गए। और उसके बाद 1838 ईस्वी में स्लाइडेन के द्वारा सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को दे दिया गया, जिसे हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। जब सेल थ्योरी प्रपोज की गई तो उस सेल थ्योरी में ये बताया गया कि सभी प्लांट जो हैं किसके बने हुए हैं, या तो कोशिका के बने हैं या कोशिका के उत्पाद के बने हैं। लेकिन जब स्लाइडेन से ये बात पूछी गई कि आप बताइए कि जो कोशिका है वह पहली कोशिका कैसे आई, एक कोशिका से नई कोशिका का विकास कैसे होता है, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर स्लाइडेन के पास नहीं था। फिर मामला पहुंचता है 1839 में, और वहां पे आ जाते हैं एक दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम है स्वान। स्वान से जब ये बात पूछी जाती है तो स्वान कहते हैं कि सभी एनिमल जो हैं प्लांट के, सभी एनिमल कोशिका के बने हैं और या तो कोशिका के उत्पाद के बने हैं। बाद में पता चला जब उनसे भी ये प्रश्न पूछा गया कि पहली सेल कैसे बनी या दूसरी कोशिका कैसे बनी, तो इसका उत्तर स्वान के पास भी नहीं था। कुछ दिनों तक ये बात पेंडिंग में थी। 1855 आ गया। 1855 में रोडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने कहा कि सभी जीव जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी कोशिका के बने होते हैं, और जब सभी कोशिका के बने हैं तो इन सभी में क्या होता है कि कोशिका डिवीजन पाया जाता है, जिससे नई कोशिका का विकास होता है। परंतु एक प्रश्न आज भी छूटा रह गया वहां पे कि पहली कोशिका कैसे बनी, जिसका उत्तर रोडोल्फ विर्चो भी नहीं दे पाए थे। मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि इसके बारे में हम लोग जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे कि जब हमारे पृथ्वी का विकास हुआ तो उस पृथ्वी के विकास के बाद फिर यहाँ पे धीरे धीरे जलीय जीवों का विकास होना शुरू हुआ, और जब पहला जीव बना जो प्रोटोप्लाज्मिक लाइक ऑर्गेनाइजेशन था, या ये कह दो माइकोप्लाज्मा जैसा था, वह जीव पहली कोशिका के रूप में आया था। और उसके बारे में हम लोग स्टैनले यल मिलर प्रोग्राम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? ये जब हम क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें इतनी बातें पीछे हो चुकी थी। आगे की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को आपको पढ़ना है, और मुझे उम्मीद है कि आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लग गए हैं, 2 वीडियो हो चुका है, तीसरा वीडियो है, और ये क्रम आपका कंटिन्यूअस आगे बढ़ता रहेगा। किसी दिन में 2-3 वीडियो भी आपको मिल सकते हैं, हो सकता है कोई दिन आपका खाली भी जा सकता है, चूंकि ये रिकॉर्ड करके तब अपलोड किया जाता है। तो जिस दिन रिकॉर्ड होता है उस दिन 2-3 वीडियो पड़ जाते हैं, कभी कभी एक ही वीडियो पढ़ पाता है, तो समय के बाध्यता के अनुसार ऐसे कार्य हो रहे हैं। ठीक है, मैंने 26 जनवरी तक कहा है, और 26 जनवरी तक आपके क्लास 9, 10th के पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास 12th का एक अलग से वीडियो बनने वाला है। क्लास 12th का पूरा अलग पैटर्न होगा, अलग वीडियो होगा तिरंगा सीरीज का ही, एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे, लेकिन एक अलग माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सीबीएसई को अलग करेंगे, यूपी को अलग करेंगे। दोनों के पेपर ऑफ पैटर्न अलग अलग हैं, प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, प्रश्न जो बोर्ड के द्वारा होता है। चूंकि हमारा लक्ष्य है कि बायोलॉजी में कोई भी स्टूडेंट 70 में एक भी नंबर कटने ना पाए, 70 में 70 पूरा नंबर लेकर के आए। तो जिसमें हम आपको थ्योरी क्लास भी देंगे, हम आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी देंगे, तो सभी चीजें आपके लिए निःशुल्क होंगी। आप जरूर जुड़ेंगे तो उसका लाभ आप ले पाएंगे।
आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके साथ साझा किया था कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। अगर इसको हम करें तो प्रो मीन्स क्या हो जाता है, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियर, यानी ऐसी केंद्रिका जो प्राथमिक है। और प्राथमिक, जब कोई कार्य प्राथमिक होता है, प्राथमिक कोशिका होगी, तो उस कोशिका में एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। वह अंतर क्या होगा कि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जा रही, अर्थात जो प्रिमिटिव कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसे हिंदी में अगर हम बात करें तो असीम केंद्रकी कहते हैं, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। अगर शुद्ध माने में बात किया जाए, शुद्ध मीनिंग करें, तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ये किसके अंतर्गत आते हैं, मैं आपको जब किंगडम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। आगे एक चैप्टर आएगा, हालांकि अब कोर्स में नहीं है 9th के, लेकिन उस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले था, लेकिन अब ये जो कोर्स से आपके हटा दिया गया, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले एनिमल को कितने भागों में बांटा गया था, पूरे ऑर्गेनिज्म को, जितने भी जीव जाति है, जीव जाति को कितने भागों में बांटा गया था। जीव जातियों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया था 2 भागों में, पादप यानी प्लांटी में, और एनिमेलिया। एनिमेलिया अगर हम बात करते हैं, एरिस्टोटल को छोड़ दें तो किंगडम, 2 किंगडम इनके पास से हम आते हैं, लीनियस के पास से। तो लीनियस ने 2 भागों में बांटा था, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। बाद में क्या हुआ कि ये चीजें थोड़ी सी गलत मिलने लगी, और इसके बारे में कभी डिटेल चर्चा करेंगे। तो बाद में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आ गया। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आप कहेंगे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में बताया गया कि किंगडम मोनेरा होता है, किंगडम मोनेरा होता है। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया गया, यानी जितने भी प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म थे, उन सभी को एडजस्ट करने का काम कहां पे किया गया, किंगडम मोनेरा में। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसका एग्जांपल है, तो आप कहेंगे मोनेरा किंगडम का। मोनेरा किंगडम में कैसे कोशिका के जीव आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को किसके अंतर्गत रखा जाता है, मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है। बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आती है, मोनेरा के अंतर्गत आती है। माइकोप्लाज्मा किसके अंतर्गत आता है, मोनेरा के अंतर्गत आता है। यू बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आती है, मोनेरा के अंतर्गत आती है। ब्लू ग्रीन एल्गी किसके अंतर्गत आते हैं, मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा किंगडम जो बनाया गया, वह किंगडम बना कौन सा, किंगडम बना दूसरा, इसका नाम था प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर कौन आ गए, एक कोशिकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। उसके बाद आ गया कौन सा, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। और फंजाई के अंतर्गत आप सबको पता है, किंगडम फंजाई के अंतर्गत फंजाई आएंगे, यानी कवक आएंगे। और जो फंजाई हमारे किंगडम के अंतर्गत आए, वो सभी फंजाई यहाँ पा जाते हैं। फंजाई का जो कैरेक्टर होता है, क्या कैरेक्टर होता है कि सेप्रोफाइटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। और इनके ऊपर चूंकि सेल वॉल पाए जाते थे, तो लीनियस ने इन्हें प्लांटी में रखा था, लेकिन बाद में चल के इन्हें कहाँ रख दिया गया, एक अलग किंगडम बना करके फंजाई में रख दिया गया। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर भी होता है, इसमें एक यूनिसेलुलर आता है, सिर्फ उसका नाम क्या है, ईस्ट। बाकी मैक्सिमम क्या होते हैं, सभी मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पा जाता है किंगडम कौन सा, प्लांटी, सभी प्लांट आते हैं। और किंगडम एनिमेलिया, सभी एनिमल आते हैं। इसके बारे में हम लोग कभी चर्चा करेंगे। अभी हमें बस छोटा सा एक टॉपिक यहाँ बताना था कि प्रोकैरियोटिक जीवों को हम किस किंगडम के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक जीवों को हम लोग मोनेरा के अंतर्गत रखते हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हम एक छोटी सी कोशिका बना रहे हैं, और उसी कोशिका से एक छोटी सी कोशिका बनाएंगे, और उसी कोशिका से पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होने वाली है। बस सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे करके हम पढ़ाते हैं, ये आदत इसलिए है ताकि आप उन चीजों को समझ पाएं।
जहां से आसान होता वहां से शुरू करते हैं और फिर कठिन की तरफ हम लेके चलते हैं। आज प्रोकैरियोटिक कोशिका में से पूरे जीवन में कहीं से कोई प्रश्न पूछा जाएगा, आपका गलत नहीं होगा, इस बात का भरोसा हम आपको दिलाते हैं। बस मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, पूरी बात को ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। हमने एक यहाँ पे सेल बनाने की प्रयास किया है, प्रोकैरियोटिक सेल है और कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई दबाव इस पे नहीं है। उसके ऊपर एक सेल वॉल हमने बना दिया, ये नीचे प्लाज्मा झिल्ली थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमने क्या बना दिया, सेल वॉल का निर्माण कर दिया। थोड़ा सेल वॉल को हम मोटा कर दें जिससे हम ये आसानी से बता सकें कि ये सेल वॉल है, ठीक है। और उसके बाद सेल वॉल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक लेयर और मिल जाती है और उस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, उस लेयर को हम लोग कहने वाले हैं, जल्दी बताइए। इसके ऊपर एक लेयर और मिल जाएगी, हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। अब कितनी लेयर हो गई? 3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर तरफ 3 लेयर है। एक सबसे ऊपर जो है एक ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके नीचे सेल वॉल है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल पाया जाता था, इसीलिए प्लांटी को इसको क्या नाम है, प्रोकैरियोटिक सेल के मेंबर को पहले प्लांटी में रखे थे। कौन? लिनियस ने। छोटे बच्चों की किताबों में देखेंगे जो 5, 6, 4, 5 के बच्चे हैं, हालांकि एनसीईआरटी ने अपडेट कर दिया, अब वहां पे मोनेरा लिखा रहता है, लेकिन पहले की जो किताबें, अभी भी कुछ जो प्राइवेट पब्लिकेशन वाले हैं ऐसी किताबों में देखेंगे तो वहां पे देखेंगे तो लिखा रहता है कि बैक्टीरिया एक प्रकार का पादप है, यानी बैक्टीरिया को किस में रखा गया था? प्लांटी में। लेकिन बाद में पता चला कि बैक्टीरिया को एक अलग ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में रखा गया मोनेरा के अंतर्गत, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल पाया जाता था और इसी के बिहाफ पे इसको लिनियस ने किस में रख दिया था? प्लांटी में। आगे बढ़िए। इसके बाद जब इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ पे इसके क्रोमेटिड मटेरियल है, थोड़ा ऐसे ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये क्रोमेटिड मटेरियल इसके हो गए, जितने भी इसके क्रोमेटिड मटेरियल, हालांकि ऐसे होता नहीं, मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा अपने जानने के लिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाई पड़ती है और वह स्ट्रक्चर आपका कैसा हो जाता है। यहाँ पे जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपने आप में ही मॉडिफिकेशन करके और एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं कुछ अच्छा सा, तो अपने आप में मॉडिफिकेशन करके एक और हिस्सा बनाता है जिसे हम लोग मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम का निर्माण हो जाता है। उसके बाद इसमें कुछ आरएनए पाए जाते हैं, मान लो ऐसे ऐसे बता देते हैं, तो ये कुछ आरएनए के हो गए। यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं, कुछ स्वतंत्र राइबोसोम होते हैं, कुछ राइबोसोम जो होते हैं एक साथ कंबाइंड होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर इसको देखेंगे तो ये राइबोसोम थोड़ा ज्यादा मात्रा में दिखा देते हैं, थोड़ा भरा भरा सा लगेगा, तो ये राइबोसोम हो गए। राइबोसोम के बाद अगर हम देखें तो इसमें साइटोप्लाज्म तो रहेगा ही, कुछ इंक्लूजन्स बॉडी हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ आरएनए के ग्रेन्यूल्स हैं, तो ये दिखा दिए गए। डीएनए इसी में आ जाएगा और छुप क्या रहा है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट, तो ये तो हो गया, मीसोसोम हो गया, इसी के डेवलपमेंट से बन रहा है। इसके अलावा इसमें एक चीज छूट जाएगी जिसका नाम क्या होगा, क्या कहते हैं, क्या आ गया, इसमें एक चीज दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हम बना देते हैं, थैलेक्वाइड कहते हैं इसे, अभी हम बताएंगे लैमली कहते हैं। तो इसमें डायग्राम जो मेरे पास है उसमें शायद बना नहीं पाया हूँ, छूट गया है, ठीक है। एक नहीं हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा हम ऐसे डॉटेड लाइन से भर दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो अब इसके एक एक हिस्से को चर्चा करेंगे और उसी में पूरी कोशिका के सभी हिस्से के सभी भाग को, सभी चीजों को हम आपके साथ कवर कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर से लेबलिंग करना शुरू करते हैं और इसकी लेबलिंग को अगर हम करें तो इसके लेबलिंग को हम लोग लिखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। और इस किसका बना होता है? तो म्यूसिलेजिनस शीट होती है, तो इसको लिख देंगे म्यूसिलेजिनस शीट, म्यूसिलेजिनस शीट, म्यूसिलेजिनस शीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, दूसरा है, ये हमारी सेल वॉल है। कौन है? सेल वॉल है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो अगर इसकी बात करें तो सेल वॉल बननी होती है पेप्टिडोग्लाइकान की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान
ग्लाइकान की बनी होती हैं, अथवा किसकी बनी होती है, म्यूरिन, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की या म्यूरिन की बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। और आपको बता दें सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारी सेल वॉल किसकी बनी, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी है। उसके बाद अंदर कौन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को अगर हम लोग यहाँ देखें तो एक्चुअली में एक प्रोटोप्लाज्म है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिल गए हैं तो हम साइटोप्लाज्म ही लिखते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म बाद अगर देखें तो इसका नाम मीसोसोम है। इसका नाम क्या है, मीसोसोम है। ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। ये थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड है। ये यही जो है यूकेरियोटिक कोशिका में जो इसकी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उसमें मदद करेगा। किसमें मदद करेगा, जल्दी बताइए, फोटोसिंथेसिस में। किसमें मदद करेगा, फोटोसिंथेसिस में। मैं आपको यहाँ पे नास्टाक बना के दे दे रहा हूँ, एक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी दे दे रहा हूँ। इसमें एक हिस्सा बना होता है, ऐसे आप देखे होंगे, इसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका फंक्शन क्या है और इसका फंक्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जरूरी है, अगर आप देख रहे हैं और आप पढ़े हैं तो आप जरूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं अगर आपको नहीं आएगा तो अगले वीडियो में हम शामिल करके जरूर बताएंगे। तो ये हो गया आपका। इसके बाद ये आपका आरएनए है। ये कौन है, आरएनए है। ये कौन है, राइबोसोम है। कौन है, राइबोसोम है। ये भी कौन है, राइबोसोम है। अभी इस हिस्से में कई चीजें नहीं बनी। क्या क्या नहीं बना है, एक तो फ्लैजिला नहीं बना है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लैजिला निकाल देते हैं। इसका नाम क्या है, फ्लैजिला है। क्या नाम है, फ्लैजिला है। इसके अलावा दो चीज और नहीं बनी है। क्या नहीं बना है, तो आपका फिम्बरी नहीं बना है, और क्या नहीं बना है, और पिलस यानी फिम्बरी का निर्माण नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक फिम्बरी बना दीजिए, फिम्बरी बना दीजिए, और यहीं पे आप उसको भी बना लीजिए, पिली बना लीजिए, पिली बना लीजिए। इतनी चीजें पाई जाती हैं। अब इन्हीं एक एक करके हमें सबके बारे में चर्चा करनी, किसी को छोड़ना नहीं। पूरे पे एक एक करके जब हम चर्चा कर लेंगे तो हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे सामने आ जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूं, आप डायग्राम को देखते रहिए, मैं थोड़ा सा कर्व होकर के बोल रहा हूं ताकि आप सभी चीजों को देखते रहें। सबसे पहले जब हम किसी जीव को पढ़ते हैं तो उसमें हमारा जो ध्येय होता है वह ध्येय ये होता है कि हम उससे रिलेटेड क्या बता दें, को पाया कहा जाता है। तो इसका अकरेंस जो है, जो वास स्थान है, ये सभी जगह प्रेजेंट है। ये चाहे आपके ठंडे गर्म प्रदेश हो वहां पे पाए जाते हैं, बर्फीली एरिया हो वहां पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग हो वहां पाए जाते हैं, सेलाइन भाग हो वहां पाए जाते हैं। यानी खारे पानी, स्वच्छ पानी, मीठे पानी, नदी, तालाब, झील, झरना, मनुष्य, पशु, सबके शरीर पे और स्वस्थ वातावरण में, खुले वातावरण में भी ये पाए जाते हैं। यानी सभी जगह प्रेजेंट है। तो इन्हें हम कह सकते हैं यूनिवर्सल अकरेंस है, ये सभी जगह पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो मैंने स्टार्टिंग बताया। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आती हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है उन्हीं को। इसके अंतर्गत पीपी येलो आता है जिसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिम्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, तो वह भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उसके बाद दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, इसके शेप और साइज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इसकी शेप की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है नॉर्मली 0.3 से लेकर के 0.15 म्यू माइक्रोन तक की इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, यानी साइज होती है। ये साइज में ऐसे पाए जाते हैं। कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, उसे छोड़ करके मैक्सिमम ये पाए जाते हैं। शेप की अगर बात कर लें, अच्छा जो माइकोप्लाज्मा है उसकी शेप साइज कितने होते हैं, 0.01 माइक्रोन की होती है। तो ये सबसे छोटा होता है, आप पढ़े भी होंगे। स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ लिखे हैं, और माइकोप्लाज्मा ही उसे को कहा जाता है। अगर शेप की बात करें तो ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं शेप, अगर इनकी बात करते हैं तो शेप इनके होते हैं 4 प्रकार के, और चारों प्रकारों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला होता है कोकस।
कोकस, कोकस मतलब होता है गोल, कोकस मतलब कैसा होगा, गोल। बैसिलस, बैसिलस, बैसिलस मतलब कैसा होगा, छड़ के आकार का, छड़ के आकार का। और उसके बाद आ जाएंगे बैसिलस के बाद जो है आपका स्पाइरल, स्पाइरल, स्पाइरल के आधार का, स्पाइरल के आकार का, स्पाइरल होता है ना ऐसे ऐसे जैसे स्प्रिंग होती है उसके जैसा। और उसके बाद आ जाता है कौन सा स्पाइरल के बाद, जल्दी बोल दीजिए, कोमा शेप। तो ये हो जाता है कोमा शेप जिसमें विब्रियो आती है, कोमा शेप, कोमा शेप जिसमें विब्रियो आ जाता है तो कोमा शेप का हो जाता है। तो ये एक्चुअली में हमारी बैक्टीरिया 4 प्रकार की होती है। आपको एक बात और बता दें कि अगर मान लो जैसे कोई कोकस है, तो कोकस अगर अकेले है, ठीक, ये हम कोकस मान लेते हैं अकेले है, पहले अकेले रखिए, तो इसे हम कहते हैं मोनोकोकस। अगर ये 2 हो जाते हैं तो इसे कहते हैं डाइकोकस। और जब ये 3, 4, 5, 6 ऐसे एक चद्दर बना लेते हैं तो इसका नाम हो जाता है, पहले तो मोनो था, मोनोकोकस जब एक था, ठीक। जब 2 हुआ मोनोकोकस, जब ये 2 हुआ तो ये कितने हो गए, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। और जब ये बहुत बड़ा एक चद्दर बन गया, शीत बन गया, तो इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये अलग अलग हो गए, तो ये अपने जोड़ने के, उसी तरह से अगर हम ये बैसिलस को ले लेंगे, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, और उसके बाद तीसरा कौन आ जाएगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस हो जाएंगे। यानी जो उनके जुड़ने और बनने के आधार पे बहुत बड़े बड़े होते चले जाते हैं। स्पाइरल और कोमा शेप किस में पाया जाता है, विब्रियो कॉलोनी में। तो शेप के आधार पे बैक्टीरिया को कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। एक का नाम होगा बैसिलस, कोकस, और कौन सा, स्पाइरल और कोमा शेप, 4 प्रकार की हो जाती हैं। बैक्टीरिया के अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो बैक्टीरिया में काउंट करिए क्या क्या पाया जाता है। बैक्टीरिया के इस डायग्राम को देखिए और बताइए बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है। सबसे पहले बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म को कवर की हुई है, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। उसके बाद सेल वॉल पाया जाता है जो सेल मेम्ब्रेन को कवर किया हुआ है। उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई जाती है जो म्यूसिलेजिनस शीथ बनाई होती है। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें इंक्लूजन बॉडी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इंक्लूजन बॉडी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद आगे बढ़िए, इसमें मीसोसोम पाए जाते हैं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, इसमें राइबोसोम स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, पिली पाया जाता है, फिम्बरी पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, न्यूक्लियोइड यानी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा फ्लैजिला पाया जाता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी कोशिका में देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की, इसी क्रम में आते हैं, ऐसे करते करते यहाँ पे फिर पहुंच जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं। म्यूसिलेजिनस शीथ का मतलब होता है कि ये इसके चिपचिपे द्रव्य से बना हुआ पदार्थ, ये इसके सबसे ऊपरी कवरिंग पे पाया जाता है। सबसे ऊपरी कवरिंग होने के कारण ये मैक्रो मॉलिक्यूल से बनता है, बड़े मॉलिक्यूल से बना हुआ एक तत्व होता है। यह स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है और चिपक के रहता है, त्वचा के ऊपर चिपका रहता है, यानी जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, उसके ऊपर चिपका रहता है। अपने जुड़ने और अपने बनने के आधार पे ये 2 प्रकार की बैक्टीरिया का निर्माण कर देता है, यानी 2 प्रकार की हो जाती है। अगर यह लूज कनेक्टिंग लेयर होती है, अगर ये ढीली ढाली होती है, लूज होती है, तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। यानी ये 2 प्रकार की हो जाती हैं। अगर ये लूज है तो क्या कहलाती है, स्लाइम लेयर कहलाती है, स्लाइम लेयर। और अगर ये टफ वॉल बना लेती हैं, तो अगर ये टफ वॉल बना लेती तो इसका नाम क्या हो जाता है, कैप्सूल का निर्माण कर लेती है। अर्थात बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल और स्लाइम लेयर बनने की प्रक्रिया किसके ऊपर निर्भर करती है, ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका जो मुख्य फंक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्य फंक्शन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इसका मेन कार्य क्या है। तो इसके मेन कार्य की तरफ चलेंगे तो इसका मेन काम है रिस्ट्रिक्टिंग फैगोसाइटिक रेसिस्टेंट ऑफ फैगोसाइट, रेसिस्टेंस ऑफ फैगोसाइट, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस यानी सेल को निगलने से बचाने में मदद करता है। मेन काम है इसका
रेसिस्टेंस ऑफ फैगोसाइटोसिस। दूसरे नंबर पे आते हैं सेल वॉल, किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है या म्यूरिन का बना होता है, और ये सब में पाए जाते हैं। ये टफ कवरिंग होती है, मोटी लेयर होती है, टफ कवरिंग होती है, जो इसको एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करती है। अगर इसके फंक्शन की बात कर लें तो ये क्या है कि इसको फटने से बचाता है ताकि ये नष्ट ना हो, या इसको दूसरे सेल के साथ जुड़ने में मदद करता है, यह फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनसे बचाने में मदद करता है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन का कार्य कर रहा है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आप सब लोग जानते हैं, सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल पढ़ेंगे, 1872 में उन्होंने दिया था, और उन्होंने कहा था कि सभी कोशिकाएं की जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। इन्हें फास्फोलिपिड बाइलेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उस लेयर की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। ये साइटोप्लाज्म को कवर करती हैं, इसलिए इसे साइटोप्लाज्मिक लेयर भी कहा जाता है। ये प्लाज्मा को कवर करते हैं, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये किसी भी आने और जाने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले मटेरियल को सिलेक्ट करने का भी काम करती हैं, इसलिए इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कार्य हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड का मतलब ये है कि ये घिरा नहीं हुआ है और ये डीएनए स्वतंत्र है, कुछ प्रोटीन से जुड़ा होता है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसका जो डीएनए है वो डीएनए रहेगा, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, और ये इसका बेसिक फंक्शन है। याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और इसी कारण ये सर्कुलर डीएनए होता है। ये चूंकि मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, ये साइटोप्लाज्म में है, इसलिए इसे हम लोग क्या कह देते हैं, सर्कुलर डीएनए। देखने में सर्कुलर होता है, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है। और डीएनए आप सब जानते हैं, डीएनए का काम क्या है? पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल को आप स्प्रिंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये बायोटेक्नोलॉजी में इसका प्लाज्मिड नाम से यूज करते हैं, और प्लाज्मिड का भी काम ये करता है। आगे बढ़ जाइए, मेम्ब्रेनुअस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पा जाता है आपका मीसोसोम। अगर हम मीसोसोम की बात करें तो मीसोसोम जो है ये 3 तरह के हो सकते हैं। वेस्किल जैसे हो सकते हैं, ठीक है, ये ट्यूबुल्स जैसे हो सकते हैं, जैसा कि हमने ट्यूबुल जैसा ही बनाया है। ठीक है, ट्यूबुल जैसे हो सकते हैं, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये लैमेली हो सकते हैं, ऐसे राड जैसे हो सकते हैं। तो ये लैमेली हो सकते हैं, ट्यूबुल्स हो सकते हैं, और वेस्किल जैसे स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। इनका मुख्य काम है, क्या करते हैं ये, तो इनका मुख्य काम होता है, ये बैक्टीरिया में कई काम करते हैं। जैसे ये रिस्पायरेशन में मदद करते हैं, सबसे मोस्ट काम तो यही है कि रिस्पायरेशन में मदद करते हैं, पहला इंपॉर्टेंट काम। इसके साथ ही किसका काम करते हैं, ये दूसरा काम करते हैं, यहाँ पे सेलुलर सिक्रीशन करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट को सिक्रेट करने का काम करते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट बनाते हैं, और ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। यानी सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी मीसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, क्रोमेटोफोर है, यानी जिसे हम थैलेकॉइड लिखे हैं, इसी को क्रोमेटोफोर कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। किस में मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। जो हमारा क्रोमेटोफोर है किस में मदद करेगा? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इसी को हम लोग थैलेकॉइड के नाम से भी जानते हैं। आगे आते हैं फ्लैजिला की तरफ, एक नजर डालते हैं इधर फ्लैजिला की तरफ। थोड़ा सा इसको इरेज करें तो यहाँ जगह बनेगी। तो फ्लैजिला को अगर देखें तो फ्लैजिला कुछ ऐसी एक मेम्ब्रेन गई है, इसके ऊपर से ऐसे निकला हुआ है फ्लैजिला। ठीक है, इसके ऊपर से फ्लैजिला निकला हुआ है, और ये निकल करके आगे की दिशा में ऐसे जा रहा है। ठीक, ये फ्लैजिला निकला हुआ, जो फ्लैजिला निकला हुआ है, इस फ्लैजिला में सबसे नीचे जहां से जुड़ा हुआ है इसे बेसल पार्ट कहते हैं, बेसल पार्ट कहते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो उसके बाद ऊपर आएंगे तो ये इसका वाल हो जाएगी, और ये फिलामेंट हो जाएगा। ये वाल है और ये क्या है? फिलामेंट है। तो ये जो है किसके हैं? फ्लैजिला के 3 अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग साइट है। फ्लैजिला बहुत बड़ा होता है, फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है, और ये किस में मदद करता है? मूवमेंट में मदद करता है, बैक्टीरिया के मूवमेंट में मदद करता है। आपको बता दें, फ्लैजिला के पाए जाने की बेसिस पे
फ्लैजिला के पाए जाने की बेसिस पे बैक्टीरिया को 6 भागों में बांटा गया। हालांकि इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे क्लास 11th की जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, तो वहां पे फिर रिपीट होकर के आपके सामने ये चैप्टर आएगा सेल वाला, तो वहां पे इसके और डिटेल ले चलेंगे। फ्लैजिला और सीलिया क्या होता है, फ्लैजिला के आधार पे ट्राइकस, मोनोट्राइकस, ठीक है, उसके बाद लोबोट्राइकस, एम्फिलोबोट्राइकस, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पेरीट्राइकस, तो 6 प्रकार के हो जाते हैं, तो कभी चर्चा करेंगे जब 11th वाले का नंबर आएगा। चूंकि अभी 9th का पढ़ रहे हैं तो बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका मेन काम क्या है, लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करता कौन, फ्लैजिला। अब बचा कौन, पिली और फिम्बरी। तो एक एक लाइन में देखते हैं, पिली क्या होता है, फिम्बरी क्या होता है, दोनों इधर बने हुए थे, पिली मिट गया अभी, तो पिली हो गया और क्या हो गया, फिम्बरी हो गई, यहाँ पे है। तो थोड़ा देखते हैं क्या है पिली में। पिली की अगर बात करते हैं तो पिली क्या होता है, दे अकर ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसमें पाई जाती है पिली, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब क्या होता है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, तो एक क्रिस्टियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1884 ईस्वी में ये बताया कि जब हम बैक्टीरिया को कलर करते हैं तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, अगर वह ब्लू और पर्पल कलर को कंटेंट कर लेती है, एक ग्राम लिक्विड उन्होंने बनाया, अगर उसकी वजह से बैक्टीरिया का कलर कैसा हो जाता है, जल्दी बताइए, बैक्टीरिया का कलर ब्लू या पर्पल हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। लेकिन जिस बैक्टीरिया में कलर नहीं आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बैसिलस स्टेबुली या क्लास्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया, बैसिलस स्टेबुली हो जाए, क्लास्ट्रीडियम हो जाए, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होती हैं ये सभी ग्राम पॉजिटिव होती हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर लें तो एसिटोबैक्टर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, आगे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, तो एसिटोबैक्टर है, और जो है आपका ये इशरिचिया कोलाई है, ई कोलाई लिखा जाता है, ये सभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो पिली मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसमें पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एक बहुत साफ टॉपिक आपकी निकल करके आ गई। पिली किसमें पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगर फिम्बरी की बात करते हैं तो ये दोनों में पाया जा सकता है, या पाया जाता है ग्राम नेगेटिव में और ग्राम पॉजिटिव में। तो ये दोनों में पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव में भी और ग्राम नेगेटिव में भी, दोनों में पाया जाता है। दे आर लॉन्गर इन बॉर्डर, इसका बॉर्डर जो होता है लॉन्गर होता है, बड़ा होता है पिली की। और फिम्बरी की बात करें तो शार्टर होते हैं और नैरो बॉर्डर पाया जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन यानी कंजुगेशन ऑफ बैक्टीरिया। पिली किसमें काम करता है, दो बैक्टीरिया को कंजुगेट करने। जैसे एक बैक्टीरिया, इसका एक पिली है और दूसरी बैक्टीरिया की ये पिली है, ये आपस में कंजुगेट करके प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा जो है कंजुगेशन मेथड, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, उस मेथड से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है। और अगर हम फिम्बरी की बात करते हैं तो कह रहा है कि यह स्पेशल अटैचमेंट होता है और ये बैक्टीरिया किसी होस्ट के साथ अटैच करती है, किसी बॉडी के साथ अटैच करती है, तो ये इसे पैरासाइटिक नेचर प्रोवाइड करता है। अगर जनरल भाषा में देखें तो फिम्बरी इसे पैरासाइटिक नेचर प्रोवाइड करता है, किसी होस्ट से चिपकने में मदद करता है, जहां से ये अपने न्यूट्रिएंट को खींच सकता है, न्यूट्रिएंट को ले सकता है, ठीक है। कह रहा है कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और जबकि दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, वह ब्रिस्टल लाइक या सॉलिड स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ते हैं। अब मामला दो फंसा है, एक तो बचा है राइबोसोम। तो राइबोसोम जब हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में पाया जाता है। इसकी दो यूनिट होती है, एक होती 70S टाइप की और एक होती 80S टाइप की। जो 70S टाइप के होती है वो दो सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, 30S और 50S से, और जो 80S टाइप के होते हैं वो दो सब यूनिट से 40S और 60S से मिलकर के बने होते हैं। जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स वाली टॉपिक आएगी तो उसमें राइबोसोम आएगा, तो उसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे। कुछ इंक्लूजन बॉडी पाए जाते हैं जो प्रोटीनियस भी हो सकते हैं, नॉन प्रोटीनियस हो सकते हैं, जैसे कि गैस के वैक्यूल्स हैं, सल्फर ग्रेनुल्स हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। तो ये था पूरा आपका एक हिस्सा प्रोकैरियोटिक सेल का। कोई हिस्सा छूटा नहीं है। दो टॉपिक हमें बाद में डिस्कस करनी है, इसको इंक्लूजन बॉडी को बाद में डिस्कस करेंगे, बाकी सारी चीजों पे चर्चा कर दी है। मुझे उम्मीद है कि इसमें से कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो आपके समझ में नहीं आया होगा।
एक बार आप इसे पूरा पढ़ करके अपनी एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा। सारी बात जितनी हमने बोली है सब कुछ आपके एनसीईआरटी में लिखा गया, हम एनसीईआरटी से ही देख करके बोले हैं। तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, सब कुछ आपके लिए बेहतरीन होगा, समझ में आएगा, इस बात का भरोसा करिए। आगे वीडियो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।